हेलो एवरीवन, प्रीलिम्स सुपरचार्ज वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम यहाँ पर मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखा जाए तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए यहाँ पर आपकी पढ़ाई का स्तर अलग अलग हो सकता है, आपके पढ़ाई का तरीका अलग अलग हो सकता है, आपको पढ़ने के लिए यहाँ पर आपके द्वारा समय दिया गया वो भी अलग अलग हो सकता है। और इन सब स्थितियों के टाइम के पढ़ने के तरीके के अलग होने के बावजूद भी देखा जाए तो लोग एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं। कभी टॉपर को सुनते हैं तो हम वहां पर कहते हैं, कोई कह रहा है मैंने 12 घंटे पढ़ाई की, किसी ने कहा मैंने 8 घंटे पढ़ाई की, किसी ने कहा मैंने शॉर्ट नोट से पढ़ा, तो किसी ने कहा मैंने सेल्फ स्टडी से किया, किसी ने कहा मुझे कोचिंग से दिशा निर्देशन मिला, तो किसी ने कहा मैंने मैगजीन न्यूज़पेपर से पढ़ा। यानी कि एक चीज़ अगर देखा जाए तो पढ़ने के लिए यानी कि सक्सेस के लिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है पढ़ाई करना। नियमित तौर पर यदि आप यहाँ पर अपने सिलेबस को, एग्जाम को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, उसकी डिमांड को समझ रहे हैं और आप एक प्रॉपर यहाँ पर नियमित रूप से समय देते हैं, तो कोई भी एग्जाम यहाँ पर आपके लिए टफ नहीं है, आप उस एग्जाम को यहाँ पर क्रैक कर सकते हैं। और इसी दृष्टिकोण के तहत मेरे द्वारा यहाँ पर प्रीलिम्स से सुपरचार्ज वीडियो सीरीज प्रारंभ की गई है, जिसके माध्यम से मैं आप सभी के यहाँ पर रिविजन करने में हेल्प करने जा रहा हूँ। रिवीजन भी एक ऐसा ही मुद्दा है जो कि एग्जाम से पहले करना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर सभी टॉपिक का और कह सकते हैं कि शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना भी ज़रूरी है। और अगर ऐसा कोई वीडियो मिल जाए जिसके माध्यम से हम इस पूरी सीरीज को या पूरे टॉपिक को एक ही वीडियो में ख़त्म कर सकें या आपकी जो रिवीजन में यहाँ पर आपको हेल्प कर सके, अगर ऐसा कोई वीडियो मिल जाए तो उससे बेहतर और कुछ नहीं है। तो ये वीडियो सीरीज जो है परीक्षा से पहले प्रीलिम्स सुपरचार्ज वीडियो सीरीज, इसलिए इसको नाम भी दिया है कि प्रीलिम्स से पहले हम यहाँ पे जो तथ्यात्मक जानकारी है जो परीक्षा को लेकर के विभिन्न विषयों में पूछी जा रही है और यहाँ तक कि आपको विभिन्न कह सकते हैं पिछले साल के एग्जाम्स में यहाँ पर पूछे गए हैं, उन्हीं को हम सब्जेक्ट वाइज और उस सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज यहाँ पर इसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी मेरे साथ जुड़कर इस वीडियो सीरीज का यहाँ पर पूरा लाभ उठा सकते हैं। इस वीडियो सीरीज का लाभ उठाने के लिए बस आपको करना यह है कि नियमित तौर पर यहाँ पे सभी विषयों के से फॉलोअप करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैप्टर वाइज जो जानकारी यहाँ पर रिवीजन के लिए दी जा रही है उसको पढ़ना है। और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको नहीं आ रही तो वहाँ पर क्या करना है, आपको अपना जो भी नोट्स हैं या फिर आपने जो यहाँ पर बुक्स लिखी हैं उससे भी एक बार आपको पढ़ना है। तो एक बार अपने स्तर पर पढ़ने के बाद एक बार इस वीडियो को पढ़ते हैं, पर देखने की ज़रूरत नहीं है, आप ईयरबड लगा लीजिए, आपको आराम से इसको सुनते रहिए, सुन के भी चीज़ें आपको कंटेस्ट होती, क्योंकि तथ्यात्मक जानकारी सिर्फ हमें यहाँ पे मेमोराइज करने की ही ज़रूरत होती है। तो चलिए अपना ये वीडियो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पर मध्यकालीन भारत को लेकर के पिछले कुछ सालों में लेकर के किस तरह के टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या क्या जानकारी आपको होना चाहिए। और यहाँ पर हम पूरे मध्यकालीन भारत को इस एक ही वीडियो में यहाँ पर समाप्त करने का प्रयास करेंगे, जो कि हमारे इस सुपरचार्ज वीडियो सीरीज की यहाँ पर एक कह सकते हैं कि सबसे बड़ी हाईलाइट्स रहने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रीवियस वीडियो रिलीज किए जा चुके हैं उनको भी देखना नहीं भूलना है, वो भी आपको देखिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। यूट्यूब की प्लेलिस्ट यहाँ पे बनी हुई है, उसमें आप सुपरचार्ज वीडियो सीरीज की उसको जाकर आपके प्रीवियस ईयर के प्रीवियस जो वीडियो अब तक रिलीज किए जा चुके हैं उनको भी देखना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत। देखिए यहाँ पे मध्यकालीन भारत में जो पहला हम यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं वो टॉपिक आता है अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय को लेकर के। अब यहाँ पर अगर हम देखें जो टॉपिक है, जैसे कि चलिए एक एक करके यहाँ पे देखते चलते हैं। जैसे कि चंदावर का जो युद्ध हुआ था, कब हुआ, 1194 ईस्वी में, जो राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से पराजित होते हैं। और चंदावर की जो वर्तमान जो भौगोलिक स्थिति है वो कहाँ है, तो अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में आपने इटावा का जो रीजन वर्तमान समय या इटावा जो जिला आप देखते हैं, जनपद जो देखते हैं, उसमें यमुना नदी के तट पर जो बसा हुआ क्षेत्र है इटावा, उसी को हम यहाँ पर देखा, वो चंदावर की जो लड़ाई लड़ी गई थी। इसी तरह दूसरा यहाँ पर देखिए, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय शासक कौन था, कहाँ का, कन्नौज का। यहाँ पे देखिए शासक उस समय कौन थे, राज्यपाल थे। इसी तरह मोहम्मद बिन कासिम कौन था, यहाँ पर देखा मोहम्मद बिन कासिम कौन था, एक अरबी था जिसने भारत पे यहाँ पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, तो यहाँ पे देखिए उत्तबी जो था वो महमूद गजनवी का यहाँ पर देखा जाए दरबारी था। सोमनाथ पर महमूद गजनवी या गजनी के आक्रमण के समय चालुक्य और सोलंकी वंश का गुजरात में यहाँ पर जो शासक था उनका नाम क्या था, उनका नाम था भीम, जो यहाँ पर आपको उस समय शासक कर रहे थे गुजरात और चालुक्य राजवंश से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना है। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक यहाँ पे कौन था, तो यहाँ पे देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक बना। एक घटना एक परिणाम रहित विजय, यह कथन आधुनिक इतिहासकार ने अरबों के द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में दी है। तो देखा जाए तो ये कहा है लेनपुल ने कि यहाँ पर आक्रमण तो किए गए लेकिन वहां पे कोई परिणाम उसका दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो आते थे, लूटपाट करते थे और चले जाते थे।
इसी तरह गजनी जो राजवंश का यहाँ पे संस्थापक था तो कौन था? अलपतगीन था। ये देखा जाए ये जो टॉपिक है कुछ यहाँ पर रिलेटेड आपके क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। इसके बाद हम देखें तो मोहम्मद गोरी का जो आक्रमण हुआ है, दिल्ली और सल्तनत की स्थापना उसके द्वारा की गई है। गुलाम वंश का जो उसके बाद वहाँ पर आपको प्रारंभ होता है, उनसे संबंधित कुछ टॉपिक्स को देखते हैं। देखिए, मध्य एशिया का वह शासक 1192 में जो उत्तर भारत को जीतता है वो कौन था? तो यहाँ पे देखिए शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। युद्ध जिसने भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की वो थी तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात ये संभव हुआ। वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता था, पृथ्वीराज तृतीय और अर्णोराय तृतीय या फिर हम उसे कह सकते हैं। इसी तरह भारतीय गौरव या यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो पृथ्वीराज के संदर्भ में ही से प्रयुक्त किया गया है। मोहम्मद गोरी का वह दास जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की, उनका नाम था बख्तियार खिलजी। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम यहां पे अंकित हुआ था? वो थे अलाउद्दीन महमूद मशहूद शाह। इसी तरह भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाने जाने वाला जो कॉल था वो उसे हम कहते हैं कब से कब तक का? 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक, मुगलों का यहाँ पर स्थापना से पूर्व तक की स्थिति। इसी तरह दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जो युद्ध में यहाँ पे लड़ता हुआ मारा गया था, उसका क्या नाम था? इब्राहिम लोदी। अब चलिए बात करते हैं। इसके बाद देखा जाए मोहम्मद गोरी के बाद वहाँ पर भारत से वो जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर शासक बना के जाता है और एक नए वंश की यहाँ पर स्थापना होती है जिसको हम गुलाम वंश कहते हैं। अब गुलाम वंश से संबंधित यहाँ पे कुछ तथ्यों के बारे में समझते हैं। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की जो पदवी प्रदान की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे देखिए गयासुद्दीन मोहम्मद गोरी। इसी तरह इल्तुतमिश एवं उसके उत्तराधिकारियों के संदर्भ में सिक्कों पर जो टकसाल का नाम लिखने की जो परंपरा भारत में देखने को मिलती है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? इल्तुतमिश के द्वारा। इसके बाद मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके काल में आया था? तो देखिए जब यहाँ पे इल्तुतमिश का शासनकाल चल रहा था तभी यहाँ पे ध्यान रखिएगा चंगेज खां के द्वारा जो आक्रमण किया गया था वो इल्तुतमिश के शासन काल में। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? तो यहाँ पे देखिए इल्तुतमिश को कहा गया था। भारत का वह मध्यकालीन शासक जिसने इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ किया वो भी कौन थे? इल्तुतमिश। इसके बाद देखिए तो बलबन और उसके उत्तराधिकारियों को लेकर भी काफी सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे कि राजत्व के सिद्धांत को लेकर क्वेश्चन आता है। बलबन के राजत्व के सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के शासक ने जो पुनः स्थापित किया वो कौन थे? यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान अर्थात बलबन के द्वारा शुरू किया गया, अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः लागू किया। इसी तरह दिल्ली का प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया था वो भी कौन था? बलबन। रक्त और लोहा की नीति ये देखा जाए तो किसके द्वारा में जो विश्वास करता था वो शासक देखा जाए तो बलबन था। बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर उसका नाम था तुगारिल खां। नाम ध्यान रखने हैं, सारे फैक्ट यहाँ पे ध्यान रखने हैं। इसी तरह सुल्तान जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं की यहाँ पर खलीफा का यहाँ पर सहायक कहा है वो कौन है? यहाँ पर देखा जाए तो बलबन है। इसी तरह सुल्तान जिसने पूरा एक वर्ष यहाँ पर आपको मेव के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में यहाँ पर समर्पित किया, उसका नाम था यहाँ पर बलबन। तो ये सारे जो फैक्ट हैं जो आपके क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर बनते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे खिलजी वंश को लेकर भी काफी सारे प्रश्न हैं, जैसे कि सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो यहाँ पर देखिए गुजरात विजय के, रणथंबोर विजय, चित्तौड़ और वारंगल को यहाँ पर उसने क्रमशः एक एक करके जीता था। दिल्ली के सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में यहाँ पर वसूला था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इसी तरह 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? तो वो कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। इसी तरह घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। 1306 में यहां पे देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच जो यहाँ पर आपको सीमा थी वो कौन सी थी? तो यहाँ पर देखा जाए सिंध जो होता था मंगोलों और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य एक तरीके की सीमा का निर्धारण कर रही थी। इसी तरह शर्की सुल्तानों के शासनकाल में वह स्थान जिसे पूर्व का शिराज यहाँ पर कहा जाता है वो कौन सा था? जौनपुर।
जौनपुर को हम पूर्व का सिराज भी यहाँ पर कहते रहे थे। अलाउद्दीन के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान कौन बनता है? गाजी मलिक के द्वारा। इसी तरह दिल्ली सल्तनत की कुलीनता प्रमुख रूप से बनी हुई थी, यहाँ पर देखा है तो तुर्कों से यहाँ पर संबंधित होने के कारण या तुर्क परंपरा को यहाँ पर जो फॉलोअप करते थे उन्हीं से यहाँ पर वो रिलेट करके शासन पद्धति को संचालित करते थे। अब तुगलक वंश के बारे में अगर हम देखें, तुगलक वंश में देखिए क्या क्या क्वेश्चन है, जैसे कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी, किस शासक के? तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह जो शासक था, जिसमें यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। वह सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, विशेष सेना नियुक्त करने वाला व्यक्ति। अलाउद्दीन की विजयों को देखा कालक्रमानुसार देखें, गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ और वारंगल को इसने क्रमशः जीता। वह राजवंश जिनके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ, तो यहाँ पे देखिए वो थे तुगलक वंश के समय, यहाँ पर विजारत को ज्यादा देखने को मिलती है। इसी तरह सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा या फिर हम कहें यहाँ पर टोकन करेंसी को प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। दीर्घ अवधि तक शासन करने वाला सुल्तान कौन था? यहाँ पे देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो है काफी लंबे समय तक इसने शासन किया। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश या सहदाश बोला था, वो थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन बना? फिरोज शाह तुगलक जो होता है, उसने यहाँ पर हज जाने वालों का, यहाँ पर हज करने के लिए जो भी व्यक्ति जाना चाहते थे उनका खर्चा उठाया, एक तरफ से सरकार की तरफ से, जिससे वो कहते थे शासक की तरफ से। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, ठीक है, एक दीवाने खैरात तथा दारुल शफा की स्थापना यहाँ पर की थी। तो देखा जाए तो फिरोज शाह तुगलक एक व्यक्ति था। देखा जाए तो आज वर्तमान समय में सरकारों के द्वारा इस तरह रोजगार कार्यालय खोल के रोजगार आवंटित किए जा रहे हैं, और ऐसी व्यवस्था आपको देखा है फिरोज शाह तुगलक के समय में भी यहाँ पर आपको शुरू की जा चुकी थी। इसी तरह सर्व जो कर था ये लगाया जाता था। तो यहाँ पे देखिए सिंचाई जो व्यवस्था थी, यानी कि सिंचाई करने के संदर्भ में जो भी आप पानी इत्यादि का यूज करते थे उस पर जो कर लगाया जाता था वो सर्व कर था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, जिसने दोनों संप्रदायों में के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ को यहाँ पर बेहतर हो सके, वो था यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखा जाए फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, अपने भाई यहाँ पे चौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक के याद में एक तरीके से यहाँ पे शहर को बनाया था। इसी तरह दिल्ली के ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला सुल्तान का नाम फिरोज शाह तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली के कौन शासक लेकर आया था? तो उसका नाम भी है फिरोज शाह तुगलक। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना जो किया था वो किसका नाम था? यहां पर देखा है तो बेरोजगार कार्यालय की स्थापना भी हमने देखा फिरोज शाह तुगलक ने किया। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की PWD जो विभाग यहाँ पर आपको देखने को मिला, वो यहाँ पर उसको भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही यहाँ पर शुरू कर दिया गया था। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा, तो यहाँ पर देखा है उस समय शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में यहाँ पर राज्य किया है? तो इसमें देखिए तुगलक वंश के शासकों के द्वारा। इसके बाद तुगलक वंश के बाद देखा जाए तो मध्यकालीन इतिहास में सैयद और लोदी वंश का यहाँ पे शासनकाल शुरू होता है, और यहाँ पर इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को एग्जाम में पूछा गया, जैसे कि गुलरुखी उपनाम जो है अपनी कविताओं के लिए किसके द्वारा प्रयोग किया गया? यहाँ पर नाम ध्यान रखिएगा, सिकंदर लोदी के द्वारा यहाँ पर गुलरुखी शब्द से यहाँ पर आपको या नाम से कविताएं लिखी गई हैं। दूसरा, वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है, देखा जाए बहलोल लोदी। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की यहाँ पे स्थापना की थी, वो भी था कौन? सिकंदर लोदी। इसी तरीके से सल्तनत कालीन स्थापत्य और कला जो है वो भी काफी सारे क्वेश्चन हैं जो कि यहाँ पर इससे बनते हैं, पूछे जाते हैं, उनको भी यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कहा जाता है सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी
समर्पित थी। तो यहाँ पे देखिए जो कुतुब मीनार है वो किसकी याद में तरीके से बनाई गई थी? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सूफी संत के। इसी तरह 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी के आदेश पर कराया था। कहाँ पे? 1194 ईस्वी में यहाँ पे कराया। इसी तरह देखिए कुछ भवन हैं और उसके निर्माणकर्ताओं का नाम इसको सूची सुमेली करने को लेकर बोला गया है, जैसे कि सुल्तानगढ़ी का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया, लाल महल का निर्माण बलबन ने कराया, जमात खाना मस्जिद ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया और 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। कुछ यहाँ पर पुस्तकें हैं और उनकी किस विषय पर लिखे गए हैं उनके बारे में मिलान करने को लेकर क्वेश्चन है, जैसे कि मिरात ए सिकंदरी, इसमें किस चीज का उल्लेख है? गुजरात विजय का। दूसरा है बुरहान ए माशिर, जिसमें बहमनी के अहमदनगर के इतिहास का वर्णन है। तीसरा है यहाँ पे रियास उस सलातीन, जिसमें बंगाल के इतिहास का वर्णन है। और चौथा यहाँ पे देखिए सिराज उल इंसा, जिसमें महमूद गवां के पत्रों का यहाँ पर संग्रह है। रियाज उल इंसा। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था, देखा जाए सल्तनत के सुल्तानों के द्वारा। इसी तरह चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो राणा कुंभा के द्वारा। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा जो स्थित है कहां पे है? ग्वालियर में स्थित है। जंतर मंतर के नाम से जनख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला दिल्ली में निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? जयसिंह द्वितीय के द्वारा। सल्तनत कालीन साहित्य और साहित्यकार, यह भी एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगातार आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि साहित्यिक कृति जिसके कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृति से मिलते हैं वो है यहाँ पे हरकेली नाटक। ठीक है। अलबेरूनी जो है अपना प्रसिद्ध जो ग्रंथ है, अलबेरूनी का प्रसिद्ध ग्रंथ ध्यान रखिएगा तारिक उल हिंद है। ये किस भाषा में लिखा गया है? तो अरबी भाषा में। फदाइदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है और इसका यहां पर संकलन किया गया था, देखा जाए तो अमीर हसन सिजवी के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए एक सुमेलित करने को है, जिसमें एक तरफ आपको ग्रंथ दे दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसके रचनाकार, और ये भी इस तरह के प्रश्न काफी यहाँ पर आम है जो कि परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। जैसे कि रस कौमुदी को श्रीकंठ के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। राम विबोध जो है सोमनाथ के द्वारा लिखा गया है। चतुर्दशी प्रकाशिका जो है वेंकट रामन या वेंकट मक्खिन के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। इसी तरीके से अगला है पूर्वी समुद्री मार्ग से भारत तथा कानफू यानी कि कैंटन के बीच व्यापार का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पे देखिए अलबरूनी ने अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया है। इसी तरह फख्र ए मुदाब्बिर के द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक है अदब उल हर्ब। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया है, इसमें देखिए इब्न बतूता के द्वारा। इसी तरह महाभारत का जो तेलुगु संस्करण लिखा है वो किसमें लिखा हुआ है? तो नन्ने में लिखा हुआ है। किसने लिखा है? तो नन्ने ने लिखा हुआ है। अब दूसरा एक क्वेश्चन आया है, एक तरफ पुस्तक है दूसरी तरफ उसके लेखक हैं, जैसे कि तबकात ए नासरी लिखी गई है मिनहाज उस सिराज के द्वारा। ताज उल मासिर लिखी गई है हसन निजामी के द्वारा। तारिक उल हिंद लिखी गई अलबरूनी के द्वारा और तुगलक नामा लिखी गई है अमीर खुसरो के द्वारा। इसी तरह दो और सूचियां दी हुई हैं, उनको भी देख लीजिए। जैसे कि एक तरफ रचनाकार रचयिता दोनों में ही है। मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है यहाँ पे चंदायन। ठीक है। दूसरी पुस्तक है जो दोमोदर कवि के द्वारा लिखी गई है, उसका नाम है पद्मावती कथा। सोमनाथ के द्वारा जो लिखा गया है वो है राग विबोध, और अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वहां पे आशिका। तो ऐसे नाम भी पूछ लिए गए हैं जो कि यहाँ पर आम ज्यादातर हमने नहीं सुने हैं, तो इन चीजों को भी ध्यान रखना है। इसी तरह तबकात नासिर मिनहाज उस सिराज जस्सानी के द्वारा लिखी गई है। तारीख फिरोज शाही लिखा है शम्स ए सिराज अफीक के द्वारा। तुगलक नामा अमीर खुसरो ने लिखा है, तो हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। चलिए अब आते हैं विजयनगर और बहमनी साम्राज्य और प्रांतीय जो है राजवंशों से संबंधित यहाँ पे उस टॉपिक्स को लेकर जो मध्यकालीन इतिहास में यहाँ पर चर्चा का विषय रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं विजयनगर के संदर्भ में, बहमनी राज्य के संदर्भ में जो शासनकाल आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलता है, वहां पे देखें किस तरीके के प्रश्न यहाँ पर बने हुए हैं। जैसे कि संगम वंश
ठीक है, जो 1336 से 1485 ईस्वी तक यहाँ पर चलता है। इसको स्थापित किया यहाँ पे हरिहर प्रथम के द्वारा। सालू वंश 1485 से 1505 तक यहाँ पे नरसिंह सालू के द्वारा इसे स्थापित किया गया। तुलु वंश 1505 से 1570 तक देखा है तो वीर नरसिंह के द्वारा, और आर्विडु वंश 1570-1649 तक यहाँ पे तिरुमल के द्वारा इनके संस्थापक यहाँ पर इन वंशों के रहे हैं। इसी तरह कश्मीर के शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया, उनका नाम था जैनुल अबिदीन, जिन्हें यहाँ पर कश्मीर का अकबर की संज्ञा दी जाती है। दक्षिण में बहमनी राज्य का यहाँ पे संस्थापक था, कौन था यहाँ पे? अलाउद्दीन बहमद शाह। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो यहाँ पर उनका नाम देखा जाए तो इन्हें हम 8 तेलुगु कवियों के नाम से जो थे वो आपके अष्ट दिग्गज कहलाते थे। तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध देखा जाए तो 23 जनवरी 1565 को हुआ था। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, तो यहाँ पर विजयनगर आपको किसके शासनकाल में आया था? तो देवराज द्वितीय के राज्यकाल में अब्दुल रज्जाक विजयनगर आता है। विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक जो इकाई थी वो उसका नाम था आपका कोट्टम। प्राक मुगल काल में वह स्थान जिसने भारत का सिराज यहां पर समझा जाता था वो जौनपुर है। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? हिंदी खड़ी बोली का जनक देखा जाए तो अमीर खुसरो को माना जाता है। इसी तरह किस विजयनगर के शासक ने वेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की यहाँ पे अनुमति दी थी? गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति दी थी वेंकट द्वितीय के द्वारा। अगला देखते हैं। अपनी मथुरा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियान का वर्णन करने वाली कवित्री का क्या नाम था? यहाँ पे गंगा देवी। अब्दुल रज्जाक विजयनगर के दरबार में आया था देवराज द्वितीय के शासनकाल में। भारत में सिराज हिंद नाम से यहां पर देखा है तो जौनपुर आपको जाना जाता है। अगला यहां पे देखिए, जौनपुर की जो स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने की। इतिहासकार रॉबर्ट सीवेल ने एक फॉरगेटन अंपायर नामक शीर्षक से एक पुस्तक लिखी है, और ये किसके बारे में है? किस साम्राज्य के बारे में है? तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में। चलिए अब आते हैं यहाँ पे भक्ति और सूफी आंदोलन, जो यहाँ पर मध्यकालीन इतिहास में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर चर्चा का विषय रहते हैं। काफ़ी सारे प्रश्न हैं जो यहाँ पर बनते हैं। सबसे पहले देखिए संप्रदाय और उससे संबंधित संतों के बारे में, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे चिश्ती संप्रदाय से संबंधित हैं शेख हमीउद्दीन नागौरी, सुहरावर्दी से संबंधित हैं शेख बहाउद्दीन जकरिया, नक्शबंदी संप्रदाय से संबंधित है अहमद सरहिंदी, और काहिरा संप्रदाय संबंधित है यहाँ पे शेख दाऊद किरमानी, ठीक है। ध्यान रखना है संप्रदाय और उससे संबंधित संत। इसी तरह वह योग जो नाथपंथियों के द्वारा अपनाया गया था, जिसकी क्रियाओं की सूफी संतों ने भी यहां पर देखा जाए तो अपनाया गया, वो था आपका हठ योग। इसी तरह सूफी संतों में ने अजमेर को घर बनाया शेख मुइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। अगला देखते हैं, अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो सूफी संत के अनुयायी थे। किस सूफी संत के? शेख निजामुद्दीन औलिया के। आपके देखा जाए तो अमीर खुसरो चाहे आप कह लीजिए अमीर खुसरो के आपके गुरु थे, या शेख निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य थे वो अमीर खुसरो थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये किसके शिष्य थे? तो यहाँ पर आप देखिए ख्वाजा उस्मान हारून के। शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे यहाँ पर बाबा फरीद भी देखा जाए तो यहाँ पर इनके शिष्य रहे हैं। सूफी संत महमूब ए इलाही कहलाता था, तो यहाँ पर शेख निजामुद्दीन औलिया को कहलाते थे। वह सूफी संत जिनके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया था वो थे फरीदुद्दीन गज ए शंकर। इसी तरह शेखुल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। किसे? शेख सलीम चिश्ती को देखा जाए एक पदवी दी गई थी जिसका नाम था शेख उल हिंद। सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के देखा जाए तो आपको विरुद्ध थे पूरी तरीके से, तो यहां पर देखा जाए तो नक्शबंदी संप्रदाय सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में मानता था, ठीक है। तो कौन सा? यहाँ पे शाह मोहम्मद गौस जो थे उन्हें औलिया के रूप में मानते थे। कबीर किसके शिष्य थे? तो यहां पर आप देखिए कौन थे? रामानंद के शिष्य थे आपके कबीर। मीराबाई के समकालीन यहां पर कौन है? तो इसमें देख सकते हैं चैतन्य महाप्रभु और मीराबाई एक ही कह सकते हैं समय काल के थे। किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास में
वृंदावन एक तीर्थ स्थल यहां पर बन गया था, आपको देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु। इसी तरह गुरु नानक का जन्म स्थल कहां है, तो ये देखिए तलवंडी ननकाना। हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना था, तो ये बना है गुरु गोविंद सिंह। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किसका है, रामानंद जी का। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया, तो यहां पर देखिए वल्लभाचार्य के द्वारा। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव किससे संबंधित हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं वैष्णव संप्रदाय से। इसी तरह बरकारी संप्रदाय का जो संत थे वो कौन थे, नामदेव जो है बरकारी संप्रदाय से संबंधित हैं। इसी तरह भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किसके द्वारा किया गया, तो अलवार संतों के द्वारा यहां पे आपको प्रारंभ किया गया। भक्ति संस्कृत का भारत में पुनर्जन्म हुआ, ये कहां पे देखिए 15वीं और 16वीं शताब्दी या ईस्वी में। इस्लाम से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक कौन थे, तो इसमें देखा जाए तो नामदेव। मलूकदास एक संत कवि थे, मलूकदास देखा जाए तो आपको कड़ा में यहां पर आपको संत थे। निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती थे, क्या थे, दोनों देखा जाए तो सूफी संत थे। देखिए सल्तनत काल से संबंधित कुछ विविध तथ्यों को भी यहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था, ये अगर आपसे पूछा जाए तो हुसैन शाह। इसी तरह सूची 1 में देखा जाए उसके शासक हैं, दूसरी तरफ उसके राज्यों के बारे में चर्चा की गई है, जैसे राजा हमीर मेवाड़ संबंधित हैं, राजा चुंडा मारवाड़ हैं, मलिक राजा फारूकी खानदेश हैं और मलिक सरवर ख्वाजा जहां जो हैं जौनपुर संबंधित हैं। वह नगर जो इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है वो देखा जाए तो कौन सा है, बसरा। इसी तरह खरीदादार कौन था, खरीदादार कौन होते थे, तो यहां पर आप देख सकते हैं फरमानों को भेजने वाला अधिकारी जो होता था उसे खरीदादार कहा जाता था। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसके द्वारा किया गया, तो यहां पर देखिए तुर्कों के द्वारा। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, कहां हुआ था, तो 570 ईस्वी में। कब हुआ था, 570 ईस्वी में हुआ। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे, तो मूलतः यहां पर आपको तुर्क साम्राज्य से या तुर्क प्रजाति से संबंधित थे। सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता था उसे हम कहते हैं मसाहत। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता है आरिज ए मुमालिक। चलिए अब बात करते हैं यहां पर बाबर का आक्रमण और एवं मुगल वंश की यहां पे स्थापना से संबंधित। देखिए हम दो बड़े जो स्थितियां आपको पढ़ते हैं, मुगल काल को और सल्तनत काल को। जो मध्यकालीन इतिहास है आपको इन्हीं दो का कह सकते हैं वंशों के बारे में पूरी एक जानकारी से समाहित है। इसके अलावा दक्षिण भारत सूफी और भक्ति आंदोलन से परिपूर्ण रहता है। तो चलिए बाबर और सल्तनत काल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं यहाँ पर, इसको भी जानेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। जैसे कि अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किसके द्वारा दिया गया था, तो दौलत खान के द्वारा बाबर को बुलाया गया था भारत पर आक्रमण करने के लिए। युद्ध जिसमें एक पक्ष के द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था, कौन से युद्ध में यहाँ पर किया गया था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में देखा जाए तो आपको पहली बार इस तरीके से तोपों का प्रयोग किया गया। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी, यहां पर देखा जाए तो काबुल में यहां पर उसने ये पदवी धारण की। अगला देखिए, मेवाड़ के राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, कहां, तो उनका नाम क्या था, राणा सांगा। तो राणा सांगा के साथ जो बाबर का युद्ध हुआ वो था आपका खानवा का युद्ध। बाबर को सरे पुल युद्ध में पराजित किया था, तो यहां पे सैबानी खां ने। बाबर ने बादशाह की उपाधि यहां पर देखा है तो आपको काबुल में धारण की। तो ये तो बाबर से संबंधित यहां पे कथानक हो गए। अब बात करते हैं यहाँ पर हुमायूं और उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो शेरशाह के जो समय काल को लेकर के क्वेश्चन लगातार बनते हैं। जैसे कि शासक जिसने हजरत आला की यहाँ पर उपाधि धारण की वो थे शेरशाह। एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता कौन थे, यहाँ पर देखा जाए तो शेरशाह सूरी। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद जिसे किला ए कुहना, इसका निर्माण देखा जाए तो किसके द्वारा कराया गया, शेरशाह के द्वारा।
शेरशाह पूरी इकाई के आधार पर राजस्व दरों का हिसाब लगाता था, तो वो था रई। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा स्थान जो संबंधित है वो देखा जाए तो आपको मारवाड़। मध्यकालीन भारतीय शासक पट्टा और कबूलियत की यहां पर जो व्यवस्था थी वो देखा जाए तो किसके शासनकाल में? शेरशाह। शेरशाह सूरी की मृत्यु यहां पर देखा जाए तो कालिंजर में यहां पर हुई थी, युद्ध के दौरान, घेराबंदी के दौरान। मध्ययुगीन शासकों की उच्च शिक्षित शासक यहां पर देखा तो शेरशाह। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर मैंने अपने साम्राज्य को खो दिया, यह कथन भी देखा जाए तो किसका है? शेरशाह। और दिल्ली में पुराना किला के भवनों का यहां पर देखा जो निर्माण कराया गया वो भी किसके द्वारा कराया गया? तो शेरशाह के द्वारा। इसी तरह भारत में चांदी का जो सिक्का प्रारंभ किया गया शेरशाह के द्वारा। वह इतिहासकार जिसने शेरशाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता बताया है, के.आर. कानून को। कुछ युद्धों को लेकर के उनके कालक्रमानुसार उन्हें सजाने को लेकर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कई सारे इंपॉर्टेंट युद्ध हुए हैं जिनसे इतिहास में काफी सारी चीजें बदल गई थी, जैसे कि चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में, तो चौसा का युद्ध हुआ 1539 में, कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 में, तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565। चलिए बात करते हैं अकबर के शासनकाल और उससे संबंधित तथ्यों के बारे में। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में ग्रंथ बह-उल-अस्मार के शीर्षक से फारसी में यहां पर अनुवाद किया गया था। तो यहां पर किसके? तो राज तरंगणी का यहां पर अनुवाद किया गया था। अकबर के पूर्व तानसेन को यहां पे संरक्षण दिया था, किसके द्वारा? भाटा का राजा रामचंद्र सिंह के द्वारा यहां पर तानसेन को संरक्षण प्राप्त था। वह व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने यहां पे प्रारंभ किया था, वो थी मनसबदारी व्यवस्था। इसके बाद अगला टॉपिक, भारत में मनसबदारी व्यवस्था को प्रारंभ करने का श्रेय अकबर को जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति यहां पे कौन हुआ करता था? हकीम खान शूरा। इसी तरह अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित कौन थे? तानसेन और हरिदास देखा जाए तो यहां पर उसमें सम्मिलित रहे हैं। अकबर कालीन जो सैन्य व्यवस्था आधारित थी, किस तरीके की व्यवस्था? तो यहां पर देखा जाए तो मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। इसी तरह दीन ए इलाही धर्म को कहने वाला इतिहासकार यहां पर देखा जाए कौन थे? तो अब्दुल कादिर बदायूनी जो थे, दीन ए इलाही को धर्म से संबोधित करते रहे। राम सीता की आकृतियों और रामसियन देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के जो चलाए गए थे यहां पर देखा जाए तो अकबर के द्वारा चलाए गए थे। अकबर के द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम जो व्यक्ति था वो कौन था? तो यहां पर देखें तो मुजफ्फर खां तुर्बाती। मुजफ्फर खां तुर्बाती पूर्ण रूपेण यहां पर दीवान का दर्जा प्राप्त करते हैं। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित यहां पर किया था, उनका नाम था हरिविजय सूरी। अधम खां किसके द्वारा मारा गया था? तो यहां पर आप देख सकते हैं बादशाह यहां पे अकबर के द्वारा। वह बादशाह जिसने एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है वो भी था कौन था? बादशाह अकबर। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय शासक जो था अकबर ही था। अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में वह एक प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं बन सका था, वहां पर गोलकुंडा। राजपूताना राज्य जिसके शासक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं यहां पे स्वीकार नहीं की थी, वो कौन थी? मेवाड़। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक जो संबंध राजपूतों के जिस गृह में स्थापित किए वो भी कथा यहां पर आपको कछवा। अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार यहां पर कौन सा था? जब्त। और चांदी बीवी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी, चांद बीवी यहां पर देखा है कहां पे लड़ी थी? तो आपको बीजापुर की बादशाह यहां पर रही हैं, उनकी बीवी थी। चलिए अगला देखते हैं। जैसे कि मुगलों में से अनपढ़ था कौन यहां पर? तो अकबर को देखा जाए तो आपको ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। भारतीय राजा जो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ का यहां पे समकालीन था वो भी यहां पर अकबर था। अब बात करते हैं कुछ युद्धों के बारे में। जैसे 1192 में आपको तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। 1707 में देखिए औरंगजेब की मृत्यु हुई। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ और 1605 में देखा जाए तो अकबर की मृत्यु हुई। तो यहाँ पर
इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास में आपको काल घटनाक्रम को ध्यान रखना सबसे ज़रूरी पहलू है कि कब कौन सी घटना हुई, कौन पहले हुई और कौन बाद में हुई, ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखें। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर दक्कन का वह राज्य जो अकबर के द्वारा विजित किया गया वो था अहमदनगर। अकबर के शासनकाल के बाद देखा है तो जहांगीर, और जहांगीर के शासन के बाद शाहजहां का शासनकाल आता है। तो चलिए उन दोनों संबंधित यहाँ पे प्रश्नों को देखते हैं। जैसे कि शाहजहां के शासनकाल में बुंदेल के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो जुझार सिंह बुंदेला के द्वारा। इसी तरह युवराज खुर्रम ने वर्ष शाहजहां की उपाधि यहाँ पर आपको की थी, कब धारण की थी, तो 1617 ईस्वी में। जहांगीर ने जिसे नादिर उर जमा की पदवी प्रदान की थी, तो वहां पर देखा है अब्दुल हसन को प्रदान की थी। वह शासक जिसने एक सिख गुरु की सकलम करवाया था, यहां पर कौन थे, जहांगीर। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था, किसने किया, तो यहां पे खुर्रम, महाबत खां और खुसरो। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम यहां पे राजदूत बन के आया था, तो यहां पर विलियम हॉकिंस। इसी तरह ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो ने भारत आया था, वह किसके शासनकाल में आते हैं, तो जहांगीर के शासनकाल में आते हैं। और जहांगीर ने सर थॉमस रो को मिलने का यहां पर अवसर दिया था, तो कहां मिले थे दोनों, अजमेर में। इसी तरह अगला, वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण प्रदान किया था, तो देखा गया चित्रकला। चित्रकला का बड़ा प्रेमी यहाँ पर आपको जहांगीर आपको दिखाई देते हैं, और उनके शासनकाल में चित्रकला काफी फली फूलती भी है। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि यहाँ पर किसे की थी, यहाँ पर देखा जाए तो विलियम हॉकिंस को। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर यहाँ पर निषेध लगाया, वो कौन यहाँ पर थे, आपको जहांगीर। मुगलों के द्वारा मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हुई थी हस्ताक्षरित, तो जहांगीर के शासनकाल में। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता, धन, आशीर्वाद दिया था, वो कौन थे, गुरु अर्जुन देव। इसी तरह नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था, कौन नहीं था, तो यहां पे देखिए जहांगीर। वह डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल में मूल्यवान विवरण यहां पर दिया था, वो थे फ्रांसिस्को पेलसर्ट। वह विदेशी यात्री जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, वो थे फ्रांसिस्को पेलसर्ट। इसी तरह मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया था, यहाँ पे वर्नियर को। और बादशाह शाहजहां के सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को भेंट किया था, यहां पर देखा जाए तो मीर जुमला के द्वारा। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की जो उपाधि यहां पे आपको धारण की थी, दारा शिकोह के द्वारा। बनारस एवं इलाहाबाद की तीर्थयात्रा करके समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो कविंद्राचार्य के द्वारा यहां पर नेतृत्व किया गया था। इसी तरह वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, वो कौन था, शाहजहां। इसी तरह औरंगजेब के शासनकाल में अगर हम देखें तो काफी सारी चीजें हैं, यहाँ पर घटनाएं हैं, वो यहाँ पर चर्चा का विषय बनी रही हैं। जैसे कि कुछ घटनाएं और उनके घटनाक्रम को लेकर ही देख लें। औरंगजेब के शासनकाल में यहाँ पर देखा जाए तो बनारस के पास सूजा की पराजय जो होती है फरवरी 1658 में हुई है। उसके बाद धर्मत विजय यहाँ पर जो है अप्रैल 1658 में, सामूगढ़ की लड़ाई मई 1658 में, और देवराव की लड़ाई यहाँ पर देवराय की लड़ाई आपको 1659 में। तो यहाँ पर एक उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, जिसमें यहाँ पर जीतते हैं और लगातार अपने भाइयों को हराकर या मारकर औरंगजेब जो है शासक बनता है, ठीक है। इसके बाद जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता था, तो जिंदा पीर के नाम से अगर हम देखें तो औरंगजेब को। इसी तरह दारा शिकोह को दफनाया गया था, तो दारा शिकोह को कहां दफनाया गया था, दिल्ली में। मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा गया था औरंगजेब के शासन काल में ही, या उनके कह सकते हैं सेना में। शाहजहां के शासनकाल में देखा जाए तो अधिकांश समय तक दक्कन का जो गवर्नर रहा वो कौन रहा, औरंगजेब। अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए हिंदू को औरंगजेब ने यहाँ पर एक जो ढूंढ निकाला था, उसका नाम था यहाँ पर ईश्वरदास नागर। मुगल सम्राट औरंगजेब ने यहाँ पे वाद्य यंत्र बजाते थे, तो कौन सा यहाँ पर देखा जाए तो वीणा। इसी तरह वह मुगल बादशाह जिसको 2 बार यहाँ पर सिंहासनारूढ़ होना पड़ा था, वो थे आपके औरंगजेब।
इसके बाद औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे यहां पर बीजापुर और गोलकुंडा। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता था? तो यहां पर औरंगजेब के शासनकाल में, यानी कि दोनों यहां पर समकालीन थे। इसी तरह औरंगजेब किसको साहिब जात उज जमानी की यहां पर आपको उपाधि धारण प्रदान की थी? तो वो थी जहां आरा को यह उपाधि प्रदान की गई। इसी तरह जजिया शासन काल में पुनः यहां पर आपको लगाया गया था। किसके शासनकाल में? तो औरंगजेब के शासनकाल में जजिया कर एक बार फिर से लगाया गया। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था। तो किसके? आपको अकबर के मकबरे को क्षतिग्रस्त किया गया। चलिए, मुगलों के बाद अब उत्तरवर्ती मुगलों के बारे में पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको चर्चा का विषय रहते हैं। और उत्तरवर्ती मुगलों की समाप्ति के साथ ही देखा जाए तो आधुनिक भारत की भी यहाँ पर शुरुआत होती है। प्रथम मुगल बादशाह जो अंग्रेजों का यहाँ पर पेंशन भोगी बन जाता है वो थे शाह आलम द्वितीय। देखा जाए कई सारे युद्ध यहाँ पर होते हैं, अंग्रेजों का धीरे धीरे आधिपत्य होता है। जैसे कि शंकरखेड़ा का युद्ध जो है 1724 ईस्वी में, बेदरा का युद्ध होता है 1759 में, पोर्टो नोवो का युद्ध होता है 1781 में, और मुदकी का युद्ध होता है 1845 ईस्वी में। इसी तरह सम्राट बहादुर शाह के पुत्र युवराज दारा बख्त की यहाँ पर जो मृत्यु हुई थी 1839 ईस्वी में। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत हुई थी? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में। इसके बाद वह बादशाह जिसके शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग को प्रभुत्व था वो था अहमद शाह, जो 1748 से 54 तक जिसने यहाँ पे शासन किया। अवध का प्रथम नवाब कौन था? तो अवध का प्रथम नवाब देखें तो सआदत खां थे। इसी तरह औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद जो सत्ता संभालते हैं वहां पे आपको बहादुर शाह प्रथम के द्वारा। चलिए, अब बात यहाँ पे कह लेते हैं मुगल कालीन स्थापत्य कला एवं संस्कृति की। जैसे कि सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवाया गया था, किसके द्वारा? यहाँ पर आप देख सकते हैं सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा। साहित्य के संरक्षक जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया था, तो जगन्नाथ को। हैदराबाद की 4 मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। बुलंद दरवाजा जो बनवाया गया था किसके द्वारा? तो यहां पे अकबर के द्वारा। जहांगीरी चित्रकार यहां पर देखें अबुल हसन और आका रिजा के द्वारा। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन होता था? तो उसका नाम था मंसूर। चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ करने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है? हुमायूं को। वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी वो था अकबर। नेक्स्ट देखते हैं पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल किस कला की विभिन्न शैलियों को यहां पर आपको दर्शाते हैं? तो देखिए ये सारे जो स्कूल हैं ये बेसिकली स्कूल ना होकर के क्या हैं? चित्रकला से संबंधित यहां पे अलग अलग वर्ग हैं। शेरशाह का जो मकबरा स्थित है वो कहां पर स्थित है? तो यहां पे देखिए आपको सासाराम में। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का जो निर्माण किया गया है या कराया गया है किसके द्वारा? यहां पर देखिए औरंगजेब के द्वारा। इसी तरह प्रसिद्ध तानसेन का जो मकबरा है स्थित है कहां स्थित है? यहां पे देखिए ग्वालियर में स्थित है। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण यहां पे करवाया था? तो वो थी हाजी बेगम। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसाए बेगम कहलाता था किसके द्वारा यहां पर स्थापित किया गया था? तो महम अनगा के द्वारा। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाया, ठीक है, कौन सा था? तो यहाँ पे देखिए राबिया उद दौरानी का मकबरा जो है वो आपको मकबर के द्वितीय आपको ताजमहल कहा जाता है। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो यहाँ पर देखिए मीर बांकी के द्वारा। वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है, ठीक है, तो वहां पर देखिए बाबर का नहीं है। सवाई राजा जय सिंह के द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर जो स्थापित की गई थी कहां स्थापित की गई थी? तो जयपुर में। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का जो निर्माण कराया गया, ढांचे का निर्माण कराया गया वो शेरशाह सूरी के द्वारा। इसी तरह चित्रकार जिसे जहांगीर ने नादिर उज जामा की यहां पर पदवी प्रदान की थी वो थे अब्दुल
हसन। और फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था, तो यहाँ पर देखा जाए तो पंचमहल आपको अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित कराया गया। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ मुगल कालीन साहित्य एवं साहित्यकारों के बारे में। जैसे कि कई सारे जो तथ्य हैं यहाँ पर, जैसे पूछा गया है कि विदेशी यात्री जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है, उनका नाम यहाँ पे क्या है, ये देखिए विलियम फिंच ने। इसी तरह गिजाली के काल में विख्यात रचनाकार थे, कौन थे यहाँ पर देखिए, अकबर। तबकात ए अकबरी के लेखक कौन थे, यहाँ पे देखिए निजामुद्दीन। दिल्ली में एक साहित्यिक केंद्र या बैतुल उलूम कहलाता था, जिसे हम बैतुल उलूम, जो जैबुन निसा से यहाँ पर आपको के द्वारा यहाँ पर स्थापित कराया गया था। वह मुगल शासक जिसने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य के सरस्वती को राजकीय संरक्षण यहाँ पे प्रदान किया था, वो थे आपके शाहजहां। संस्कृत के 4 अध्याय, इस पुस्तक के यहाँ पे लेखक कौन थे, तो रामधारी सिंह दिनकर। अनेक मुस्लिम विद्वानों ने महाभारत के विविध भागों का फारसी में अनुवाद किया। इस संकलन को यहाँ पर कहते हैं यहाँ पे रज्मनामा। तो रज्मनामा में देखा जाए तो महाभारत के विविध भागों का यहाँ पर आपको संकलन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से यहाँ पर कुछ लेखक और उनसे संबंधित पुस्तक जो कि यहाँ पर मुगल काल से रिलेटेड है, जैसे कि दलाइल फिरोज शाह जो कि अजाउद्दीन खालिद खां के द्वारा यहाँ पर आपको लिखी गई है। दूसरी है मुनशत ए महरू, ये आइन उल मुल्क मुल्तानी के द्वारा लिखी गई है। तारीख ए मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखी गई है। और तारीख ए फिरोज शाही शम्स ए सिराज अफीक के द्वारा लिखी गई। इसी तरह कुछ कवित्रियां हैं और उनसे संबंधित आपकी पुस्तकों के बारे में भी क्वेश्चन है, जैसे कि गंगाबाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक देवी त्रिया निषेध, दयाबाई के द्वारा विनय मलिका लिखी गई है, सहजोबाई के द्वारा सहज प्रकाश लिखा गया है और सोना कुमा के द्वारा स्वर्ण बेली की कविताएं यहाँ पर आपको लिखी गई हैं। इसी तरह अनवार ए सुहेली नामक जो ग्रंथ है, ये किसका अनुवाद है, तो यहाँ पे देखिए पंचतंत्र का। शाहजहां के शासनकाल में जो राजकवि हुआ करते थे उनका नाम था कलीम। हितोपदेश का फारसी में जो अनुवाद किया था कि यहां पर देखा है तो ताजुल माली। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला जो प्रथम मुस्लिम था वो कौन था, यहां पर देखें तो दारा सिको। और मुगलों की जो सरकारी भाषा थी, यानी सरकारी कामकाज के लिए जो भाषा प्रयोग की जाती थी वो कौन सी थी, फारसी। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे एक तरफ सूची और दूसरी तरफ यहाँ पे मिलान करने को लेकर, जैसे हसन निजामी हैं जिन्हें नुस्ख ए दिलकुशा है भी यहाँ पे लिखी है। खुंदा मीर जो हैं हुमायूं नामा, मोहम्मद काजिम के द्वारा आलमगीर नामा और भीमसेन के द्वारा देखा है ताजुल मासिद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सही सुमेलित है इसमें मोहम्मद कासिम जो है आलमगीर नामा यहाँ पर सही सुमेलित है। अब यहाँ पर चलिए आइए बात करते हैं शिवाजी और उनके मराठा साम्राज्य के बारे में। ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो कि परीक्षा में यहाँ पे काफ़ी सारे प्रश्न को लेकर के बनते हैं। तो यहाँ पर शिवाजी और मराठा साम्राज्य के बारे में चलिए पढ़ते हैं क्या क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट पहलू हैं। जैसे कि दिए गए पेशवाओं के शासनकाल का सही कालक्रमानुसार यहाँ पर आपको बताना है। जैसे कि बालाजी विश्वनाथ 1713 से लेकर के 1720 तक, बाजीराव प्रथम 1720 से 1740, माधवराव प्रथम 1761 से 1772 और नारायण राव जो है 1772-73। अब मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली जो देशज शक्ति हुआ करती थी वो थी मराठा। छत्रपति शिवाजी से संबंधित घटनाओं का कालक्रमानुसार यहाँ पे बताना है। जैसे कि चाकन के किले पर सबसे पहले विजय प्राप्त की, उसके बाद मुगलों से यहाँ पे मतभेद प्रारंभ हुए, फिर अफजल खां का यहाँ पर प्रकरण हुआ जहाँ पे शिवाजी के द्वारा अफजल खां को मारा गया और सूरत पर फिर यहाँ पर आक्रमण और यहाँ पर लूटपाट की गई। छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित जो रजत मुद्रा नहीं थी वो है रुपया। आगरा को जिसने राजधानी बनाया वह शासक कौन था, सिकंदर लोदी। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता था यहाँ पे चौथ के नाम से। और शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी जो अवस्थित थी वो है रायगढ़।
इसी तरह मराठा देवियों ने जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का यहां पर नेतृत्व किया था, उनका क्या नाम था? ताराबाई। शिवाजी का वह उत्तराधिकारी जिसने औरंगजेब ने यहां पर ईमानदार की उपाधि दी थी, वो थी ताराबाई। किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा जो है वास्तविक यहां पे शासक हो गया था? बालाजी बाजीराव के शासन। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में यहां पर हराया था? तो उस युद्ध का नाम है सलहार का युद्ध। शिवाजी के समय सरनोबत का पद संबद्ध था, वो है सैन्य प्रशासन से। इसी तरह कुछ व्यक्तित्व और उसका यहाँ पे जो समयकाल है वो भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन के रूप में बनते हैं, जैसे कि पद्मिनी 1313, दुर्गावती 1524 से 1564, ताराबाई 1675 से 1761 और अहिल्याबाई 1725 से 1795। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं जो हैं, जो कि इस समयकाल में हम कह सकते हैं, मध्यकालीन समय में हम देखें तो अलग अलग समय काल में हुई, लेकिन यहाँ पर उनका जो कार्य रहा है वो यहाँ पर प्रशंसनीय रहा है। वर्ष 1802 में पेशवा ने बसई की अप्रतिष्ठित सहायक संधि पर यहाँ पे हस्ताक्षर किए थे, देखा जाए इंदौर के होलकर के पराजय के बाद की एक स्थिति में। ठीक है, चलिए अब कुछ और यहाँ पर विविध मुगल काल के विविध तथ्यों को भी यहाँ पर जाते जाते देखते हैं। जैसे कि मुगल काल के देह का तात्पर्य क्या हुआ करता था? तो यहाँ पे देखिएगा, देह का मतलब क्या होता था मुगल काल में? गांव। ठीक है, सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख राजवंश के अभिलेखों में हुआ है। किस राजवंश के? ससैनियन। इसी तरह फ्रांसीसी यात्री जिसने काशी को भारत का एथेंस कहा था, वो थे बर्नियर। अब एक तरफ यहाँ पे बादशाह हैं और दूसरी तरफ उनके शासनकाल में कौन से दीवान हुआ करते थे, उनके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, जैसे कि अकबर के शासनकाल में मुजफ्फर खान दीवान था, जहांगीर के शासनकाल में गियास बेग इत्मादुद्दौला, शाहजहां के शासनकाल में सादुल्ला खान और औरंगजेब के शासनकाल में अशद खान जो होते थे उनके दीवान हुआ करते थे। मूल रूप से एक सैनिक जो था, सैनिक राज्य कौन सा था? यहाँ पर देखा जाए तो मुगल साम्राज्य कैसा राज्य था? एक सैनिक राज्य था। इसी तरह कुछ विदेशी यात्रियों को भारत आने का जो कालक्रम है वो भी एग्जाम में आपसे बन जाता है, पूछते हैं। जैसे कि रल्फ फिंच जो है 1583 में भारत आया, विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में आया, निकोलस डाउंटन 1613 में आया और सर थॉमस रो जो है 1614 में भारत आते हैं। तो समय समय पर यहाँ पे जो विदेशी यात्री में भारत में आते हैं। इसके बाद जौनपुर राज्य का जो अंतिम शासक हुआ था उसका नाम था हुसैन शाह। मुगल प्रशासनिक शब्दावलियों में माल प्रतिनिधित्व किसका करता था? भू राजस्व व्यवस्था का। इसी तरह बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो लक्ष्मण देव हुआ करता था। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था, उसका नाम क्या था? यहां पर देखा जाए तो सरधना। इसी तरह कहां करवाया था? तो यहां पर सरधना में। और मुगल काल में जो दरबारी भाषा हुआ करती थी वो कौन सी हुआ करती थी? तो फारसी जो होती थी, सभी कामकाज के एक दरबारी भाषा का प्रयोग करते थे। रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का जो है विश्वास पात्र कौन था? तो नजीब खान। गाजीउद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होफ्त कुलजुम किससे संबंधित है? तो यहाँ पे देखा जाए प्रशासनिक सुधारों की यहाँ पर यह पुस्तक है जिसको हम होफ्त कुलजुम कहते हैं। शुजाउद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। दक्षिण भारत के पोलिगर थे, दक्षिण भारत के जो पोलिगर थे वो क्षेत्रीय प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रक हुआ करते थे। इसी तरह होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम जो है वो क्या है? हेलविट। और पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो यहाँ पे गुरु रामदास के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं दस्तरबंदान। दस्तरबंदान कहलाते थे, देखा जाए उलेमा होते थे। मुगल शासन में तांबे का जो सिक्का क्या कहलाता था? तो तांबे का सिक्का देखा मुगल काल में दाम कहलाता था। मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया था। ठीक है, नवरोज का त्योहार देखा जाए तो पारसियों से। इसी तरह जवाबित क्या थे? आपके राज्य कानून हुआ करते थे। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का जो प्रमुख स्रोत था वो क्या होता था? भू राजस्व। इसी तरह मुगल काल में मौल्लिम जो था वो एक जहाज हुआ करता था।
हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? इसमें देखिए चिनकिलिच खान। भारत का वह स्थान जहां पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया, वो कौन थे? कोचीन। इसी तरह खिदमती हैं। खिदमती क्या होते हैं? यहां पर आप देखिए पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देय कर। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे, क्या थे? तो यहां पर आप देखिए चगताई तुर्क हुआ करते थे। समाधि जिसके कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों के द्वारा पवित्र माना जाता था, वो था गुरु गोविंद सिंह। मुगल काल में करोड़ी थे। मुगल काल में देखा जाए जो करोड़ी हुआ करते थे, भू राजस्व अधिकारी हुआ करते थे। मुगल शासन में मीर बख्शी का जो कर्तव्य था, क्या हुआ करता था? तो यहां पर आप देखिए भू राजस्व अधिकारों का यहां पर पर्यवेक्षण। सही सुमेलित करना है। एक तरफ आपको युद्ध है, दूसरी तरफ यहां पर उसके वर्ष दिए हुए हैं, तो उसको भी इसमें देख लेते हैं। तो देखिए पहला है यहाँ पर अलग अलग समय काल में जो हुए युद्ध और उनसे संबंधित जानकारी। पहला कौन सा है? बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध आपको कब से कब तक हुआ था? यहाँ पर आप देखिए तो पहला ये युद्ध था जो 26 जून 1539 को लड़ा गया। दूसरा जो युद्ध यहाँ पर आप देखिए सरनाल का युद्ध था जो 1572 ईस्वी में लड़ा गया। तीसरा यहाँ पे है धर्मत का युद्ध कब लड़ा गया? तो 15 अप्रैल 1658 को लड़ा गया। और जजाऊ का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया? तो 12 जून 1707 को लड़ा गया। इसके बाद कुछ स्मारक हैं और उनसे संबंधित यहाँ पर वर्ष हैं, जैसे कि अटाला मस्जिद जो कि यहाँ पर कहाँ है? जौनपुर में है। और कब बनी? तो यहाँ पर देखें जो करीब 1408 ईस्वी में यहाँ पर ये बनाई गई थी। इसी तरह शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में स्थित है। कब यहाँ पे बना? तो 1545 ईस्वी में बना। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो देखिए दिल्ली में है। और कब बना? तो 1570 ईस्वी में बना। और राबिया उद दौरानी का यहाँ पे जो मकबरा है वो यहाँ पर देखा है तो औरंगाबाद में है, जो कि आपको 1678 ईस्वी में आपको बना। इसी तरह एक और सूची यहाँ पर आपको नीचे दी गई है, ठीक है। एक तरफ यहाँ पर आपको जैसे दिया हुआ है कुछ शब्द के नाम है, दूसरी तरफ उनका किस संदर्भ में यहाँ पर यूज किया जाता था उसके बारे में पूछा गया है। जैसे कि दाम क्या था? तो दाम जो है तांबे की जो मुद्रा होती थी उसको दाम कहा जाता था। देसाई क्या होती थी? तो राजस्व अधिकारी जो होते थे उन्हें देसाई कहते थे। दीवान क्या होते थे? दीवान जो प्रांतीय राज्य का जो प्रमुख हुआ करता था उसे दीवान कहते थे। और जरीब का मतलब होता था भूमि की लंबाई को नापने वाली इकाई को जरीब कहा जाता था। चलिए अंतिम यहां पर 2 पॉइंट और देख लेते हैं। पहला इसमें देखिए, इसमें भी आपको 2 सुमेलित करने को ही यहां पर आपसे पूछा गया है। पहला चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध देखा जाए कब से कब तक लड़ा गया है? तो चंदावर का युद्ध लड़ा गया था 1194 ईस्वी में, ठीक है, वर्ष। तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में। इसी तरह तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1565 ईस्वी में लड़ा गया। और घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1529 ईस्वी में, ठीक है। तो यहाँ पर युद्धों से संबंधित आपको क्रमिक जो होते हैं कि क्रम पूछ लिए जाते हैं। एक और चीज जो है युद्धों को लेकर आपसे पूछी जाती है कि कौन सा युद्ध जो है किनके बीच आपको लड़ा गया है, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए इन्हीं युद्धों के बारे में, ठीक है, कि यहाँ पे जैसे चंदावर का युद्ध है किसके मध्य लड़ा गया था, या फिर तैमूर का जो आक्रमण हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था, तालीकोटा का युद्ध हुआ था वो किसके मध्य लड़ा गया, कौन यहाँ पर आपको जीतता है, ठीक है। और ये घाघरा का जो युद्ध हुआ वो किसके मध्य लड़ा गया, कौन जीता है। ऐसे ही युद्ध हैं जैसे कि मराठों को लेकर के युद्ध हुए हैं, पानीपत का युद्ध हुआ है, पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध कब और किसके मध्य यहाँ पे लड़े गए, इनको लेकर के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर जब आप युद्धों के बारे में पढ़ेंगे, ये ऐसा नहीं है, ये प्राचीन काल में भी और अभी मध्यकाल में भी हैं, आधुनिक भारत में भी हम जब पढ़ना शुरू करेंगे शुरुआती चरणों में, तो जो युद्ध हुए हैं उन युद्धों को लेकर के यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न आपको लगातार एग्जाम में पूछे गए। तो रिवीजन के पर्पज से जब आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे या आप पढ़ें तो यहाँ पर युद्धों को लेकर 2 ही 3 चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। युद्ध कौन सा है, उसका नाम, किसके मध्य लड़ा गया, कब लड़ा गया और जीते क्या या परिणाम आपको क्या निकली। और एक चीज़ और इससे जुड़ जाती है कि उनके बाद कौन सी संधि हुआ करती थी, ठीक है, हर बार एक संधि कर लेते थे जिससे आगे युद्ध इत्यादि ना हो। चलिए अगला यहाँ पे देखते हैं। देखिए एक और यहाँ पर ऐसे ही युद्ध है और दूसरी तरफ यहाँ पर उससे संबंधित वर्ष है। जैसे पानीपत का द्वितीय युद्ध आपको कब लड़ा गया, तो 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। हल्दी घाटी का जो लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी, तो 1576 में हुई थी। इसके बाद तृतीय जो मराठा युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था, 1817 से 19 में हुआ था।
और चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था, वो हुआ था 1799 में हुआ था। तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, 3 यहाँ पर मराठा युद्ध हुए थे, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। तो इनके बारे में आपको सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने यहाँ पे मध्यकालीन इतिहास को पढ़ लिया है, उसका रिवीजन कर लिया है, टॉपिक वाइज चीज़ों को देखा है, कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से बन रहे हैं, उसके आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक का भी साथ साथ हमने रिवीजन कर लिया है। तो आज का यहाँ पर देखा है सेशन के माध्यम से आपने 1 घंटे का समय देकर के मध्यकालीन इतिहास से संबंधित कई सारे प्रश्नों के जवाब और एक तरीके का रिवीजन आपका तथ्यात्मक आधार पे हो चुका है। बाकी आप अपने स्तर पर पढ़ते समय इस सीरीज़ का फ़ायदा आप उठा सकते हैं, 1-2 बार यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स का रिवीजन भी करें। साथ ही साथ जो चीज़ें यहाँ पर आपको हैं उसे टॉपिक से रिलेटेड जब आप रिवीजन करने जाएं तो उन चीज़ों पर भी ध्यान दें कि क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन रहे थे कि नहीं। तो इस सीरीज़ को देखने के बाद जब आप वापस यहाँ पर रिवीजन करने बैठेंगे तो आपको चीज़ें जल्दी से याद रहेंगी। अच्छा, ये चीज़ें मैंने पढ़ी थी वहाँ पर वीडियो में और यहाँ पर देखिए इससे क्वेश्चन आया हुआ है, तो उससे रिलेटेड जो जानकारी भी रहेगी वो भी आपको याद रहेगी। लेकिन इसको 2 बार 3 बार देखकर या फिर इसके साथ साथ भी आप वीडियो है या नोट्स हैं या फिर आपके पास आपकी बुक है तो वो भी साथ साथ लेकर पढ़ सकते हैं। तो आपको रिवाइज जो होगा वो बेहतर होगा, तथ्यों को याद रखना इसके माध्यम से आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अलग सब्जेक्ट लेकर आएंगे, कुछ और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, रिवीजन करेंगे। आप सभी मेरे साथ यहाँ पर बने रहिए, लगातार फॉलो करते रहिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।